नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नए आईटी नियमों को मानने की तय सीमा निकल जाने के बाद अब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर उनसे आज ही नए आईटी नियमों के पालन के बारे में जानकारी मांगी है। इस पत्र में कहा गया है कि नए आईटी नियम अब लागू हो चुके हैं। इसके मुताबिक जिस प्लेटफॉर्म के भी 50 लाख से अधिक यूजर हैं, उन पर ये लागू होंगे। वे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी माने जाएंगे। अगर आप इस दायरे में हैं तो कृपया वेबसाइट, अपनी ऐप का नाम, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और संपर्क, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर का नाम और संपर्क, भारत में पता, ठिकाना और ये तमाम जानकारी जितनी जल्दी हो सके भेज दें। कोशिश हो कि आज ही मिल जाए। यह सरकार ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके भेज दीजिए। कोशिश कीजिए कि आज ही ये सारी जानकारी आप भेज दें। और ये जवाब तब आया है जब सोशल मीडिया से जुड़े नए कानून के खिलाफ व्हाट्सएप ने कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए व्हाट्सएप ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग की। कंपनी का दावा है कि नए नियम लोगों के निजता के अधिकार के खिलाफ है। व्हाट्सएप ने नए नियम को संविधान के खिलाफ बताया। दरअसल नए नियम में लोगों द्वारा भेजे गए मैसेज को जरूरत पड़ने पर ट्रेस करने का प्रावधान है। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक कानून के दायरे में लोगों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। हालांकि भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने का कंपनी का फैसला अपने आप में अनूठा है, क्योंकि अमूमन ऐसी कंपनियां सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने से बचती हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूबीना मोंगिया। आज से न्यू आईटी गाइडलाइंस चालू होती हैं, जिनके जरिए जिनमें है कि आपके पास एक सोशल प्लेटफॉर्म के पास कम से कम जिनके पास एक लोकल ऑफिस होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो आपकी ग्रीवेंसेस को सुन सके, और ये भी कि अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट होता है आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर तो 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर उसे उतार सके। पर बिगेस्ट क्लॉज जो व्हाट्सएप को हर्ट करता है वो है एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी का क्लॉज। ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? जो कि जैसे कि आप किसी को मैसेज भेजते हैं, आप तक वो ट्रेस हो सकता है। इसका मतलब कि हर एक मैसेज जो भेजा गया है उसका फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप के पास होना चाहिए। इसका मतलब व्हाट्सएप को आपके सारे मैसेजेस स्टोर करने होंगे, जो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। फेसबुक और गूगल, यूट्यूब, इन सब ने कुछ ऐसी आईटी गाइडलाइंस के तहत कंप्लाई कर लिया है ऑलरेडी, पर वो भी अभी डिस्कशंस में हैं। जैसे फेसबुक ने कल बोला था कि वो एम करते हैं कंप्लाई करने की न्यू आईटी गाइडलाइंस के साथ, पर अभी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी फेसबुक आईटी से बात करेगा और सॉल्व करेगा। और आपको पता है कि सरकार ने इस पर जवाब दिया है। सरकार का यह कहना है कि जो निजता का अधिकार होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, संविधान के नियमों के तहत होता है। और व्हाट्सएप से जानकारी तभी मांगी जाएगी जब कोई शिकायत आए गंभीर मामले में, जिसमें कि राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों से संबंध हो या बाल यौन शोषण, इस तरह की जब शिकायतें आती हैं तभी व्हाट्सएप से उसका सोर्स मांगा जाएगा। हर मैसेज का सोर्स नहीं मांगा जाएगा। यह सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है। और इस बीच एक नई जंग देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया था उसका स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस की स्टाइल है। उन्होंने कहा कि पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी जी का दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। भारत कोरोना टीकाकरण में अब अमेरिका के बाद दुनिया भर में सबसे नंबर 2 हो गया है। यानी दुनिया भर में हो रहे टीकाकरण में भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। भारत में 130 दिन में ये 20 करोड़ टीके लगाए गए हैं। अमेरिका के बाद भारत में ही 20 करोड़ टीके लगे हैं। 60 साल से अधिक उम्र की 42% आबादी को अब तक एक डोज कम से कम मिल चुका है।
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर पीएम मोदी पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से कह दिया गया कि अपना इंतजाम खुद कर लो। कल को पाकिस्तान ने युद्ध किया तो ये नहीं कहेंगे कि राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, ये कहेंगे कि यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। हम किसी कीमत पर यह युद्ध नहीं हार सकते, हमें टीम इंडिया बनकर काम करना होगा। सही समय पर वैक्सीन लग जाती तो दूसरी लहर में कई लोगों की जान बच जाती। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसने अपनों को ना खोया हो। टीकाकरण को लेकर भारत ने 6 महीनों की देरी कर दी। हमने अपने वैक्सीन दूसरे देशों को भेज दी। दिसंबर से युद्ध स्तर पर वैक्सीन प्रोडक्शन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। गलती आपसे हुई है और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं हैं। टीकाकरण अभियान में कई राज्य लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अपने लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ कुछ राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी बदस्तूर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की बर्बादी में झारखंड सबसे ऊपर है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि वैक्सीन की बर्बादी को 1% से कम रखना होगा। कल शाम जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई, जहां पर कि 37.3% बर्बादी की बात कही गई है। दूसरे क्रम पर छत्तीसगढ़ है, जहां पर 30.2% बर्बाद हुई। तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10.7 डोज बर्बाद हो गए, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.3% का है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी किए गए बर्बादी के इन आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि झारखंड में केवल 4.6% ही टीके बर्बाद हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों को गलत बताया है। झारखंड में सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, 37.3% वेस्टेज है वैक्सीन का। इसकी क्या वजह है? ये बहुत मुझे भी जानकारी मिली। शायद लोगों को कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अगर वेस्टेज की बात कहें तो 4 पॉइंट के लगभग है, 4.65 के लगभग हमारा वेस्टेज है। अगर ये आप कह रहे हैं कितना 36% हमारे यहाँ वेस्टेज है ना? जी सर, 37%। और हमें मात्र 48 लाख वैक्सीन मिले हैं मनोरंजन जी। अगर हम उसको रेशियो में कहें तो 18-20 लाख हमने वेस्टेज कर दिया। सही। तो हमने करा किया इतने दिनों तक? जी सही कहा। ये तो मतलब आंख बंद करके भी लोग समझ सकते हैं कि 48 लाख में 20 लाख आदमी फेंकेगा आज के दिन में। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश भी तैयार हो रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत जल्द ही नवजात शिशुओं व बच्चों के संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 360 बिस्तर के आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है। टीका लगाना नए ओपीडी के अंदर। मध्य प्रदेश का सबसे संक्रमित शहर अब अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि संक्रमण से उबरने के बाद 4 बच्चों ने इंदौर में दम तोड़ दिया। तैयारी के लिए भी
मेडिकल कॉलेज स्तर से किए जा रहे हैं, जहाँ पर चाचा नेहरू अस्पताल वगैरह है। अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लानिंग में है उनका। मध्य प्रदेश में अभी तक 53,086 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 6,825 है। 1 साल तक के बच्चों की संख्या 987 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमित बच्चों में 31,000 लड़के और लगभग 22,000 लड़कियां हैं। सागर जिले में भी 300 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, जिसमें 4 की मौत हो गई। 302 बच्चों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है और इसमें 15 से 20 बच्चे जो थे वो गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे, उनको भर्ती करना पड़ा। तो लगभग ये 20 बच्चे हमारे यहाँ एडमिट रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चों की मृत्यु भी हुई है। इनको सर्दी खांसी नहीं होती है। ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं पेट दर्द, दस्त या उल्टी की शिकायत के साथ आते हैं। ऐसे में निजी स्तरों पर भी प्रयास शुरू हैं। सागर के गढ़ाकोटा में चिल्ड्रन कोविड सेंटर में 10 पलंग तैयार किए गए हैं। इसमें बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार के साथ इलाज, दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला घर, खिलौने आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ संक्रमित बच्चे अपनी मां के साथ रह सकेंगे। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती करेंगे, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की भी तैनाती होगी और जो बच्चे छोटे होंगे उनके परिजन उनके साथ रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो यह सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने आगामी जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए करने का प्रयास किया है। और लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक भी बेड हमारे कोविड सेंटर का बच्चों वाला ना भरे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज और उनके कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों में संक्रमण की आशंका को लेकर कार्य योजना तैयार की है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से पीडियाट्रिक आईसीयू की अलग व्यवस्था हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया। और केवल यही नहीं, बच्चों के इलाज में जो मैन पावर होगी, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग हो रही, क्योंकि बच्चों की टेस्टिंग एक अलग तरह का काम है। उनके इक्विपमेंट, उनकी दवाओं का प्रोक्योरमेंट, यदि बच्चे भर्ती होते हैं तो उनकी माता या उनके अटेंडेंट कहाँ पर रहेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में लगभग 4% बच्चे संक्रमित हुए थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 10% के आसपास तक जा पहुंचा है। देश में लगभग बच्चों की आबादी 30 करोड़ है और ये संक्रमित बच्चों की तादाद 14% के आसपास पहुंच गई है। इस लहर में हमने देखा है कि मरीजों को आईसीयू या ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान न करे तीसरी लहर में ये नौबत बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि देश में वैसे भी जो पीआईसीयू हैं इसकी उपलब्धता बहुत कम है। सागर से राकेश, इंदौर से समीर के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यास तूफान आज सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराने के बाद आगे बढ़ रहा है। बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। यहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है। राहत शिविर में भेजे जाने के बावजूद एक मछुआरा मछली पकड़ने समंदर में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बंगाल में 15 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। बंगाल में तूफान से 1 करोड़ लोगों पर असर पड़ा। समंदर का पानी दीघा शहर में घुस आया। वहीं एहतियात के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट रात 7:45 बजे तक बंद कर दिया गया है। वहां सेना की भी तैनाती की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि चक्रवाती तूफान यास का असर दोपहर 1:30 बजे तक था। इसके बाद ये एक तूफान में तब्दील होकर झारखंड की ओर बढ़ गया है, जहां पर इसके आधी रात तक पहुंचने का अनुमान है। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।